बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू वन पेपर सीरीज के अंदर CSS MPT सीरीज के अंदर, ठीक है, आपका वेलकम है। और आज हम बात करने लगे हैं जी एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 पे, ठीक है। कल हमारा जो लेक्चर था, हमने जो है वो लेक्चर फर्स्ट था, इसको मैंने आपको बताया था कि आप इसे पाकिस्तान स्टडीज कहें या इंडो पाक हिस्ट्री कहें, ये एक ही सीरीज चल रही है जिसमें हम दोनों को जो है वो लेके साथ चलेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं जहां से पास पेपर्स में से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो वन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं। और एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 जो है ये हमारा एंशिएंट इंडिया का फाइनल पार्ट है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई, उसके बाद कैसे वो इमर्ज हुई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आर्यंस जो है वो यहाँ पे कैसे आए, आर्यंस ने कॉस्ट सिस्टम कैसे बनाया, फिर वेदास का पीरियड कैसे रहा, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हिंदुओं की थी कैसे रही, हिंदुइज्म कैसे डेवलप हुआ, जैनिज्म कैसे डेवलप हुआ, बुद्ध मत कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस की हैं। और मैंने आपको बताया था कि वहां से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वहां से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पास पेपर्स के अंदर, अगर आप उठा के देखेंगे। ये जो सेकंड पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, गो कि इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है इस पोर्शन की, फर्स्ट की बहुत ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, लेकिन यहां से आते हैं क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 जो है हमारी, तो स्टार्ट करते हैं जी एंशिएंट इंडिया को और देखते हैं कि पार्ट 2 जो है हमारे पास इसके अंदर जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी बिंदुसरा की। अब देखिए जो हमारी टाइमलाइन जारी है ना, जिस टाइमलाइन में हमने कल देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने जो है वो डिस्कस करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है, क्योंकि उनके हवाले से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली टाइमलाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है, जिस तरह से जो है वो इवेंट्स आए हैं, अगर हम उस तरह से टाइमलाइन को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और वन पेपर के हिसाब से अगर आप उसको देखेंगे, ठीक है, या CSS MPT के हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका लेक्चर जो है वो 2 से 3 घंटे का है। इसी तरह से आर्यंस का 2 से 3 घंटे का है। यहाँ पे जो रिलीजन आए, ठीक है, जैनिज्म आया, बुद्ध मत आया, तो इनके ऊपर फिर घंटे घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो हम तो उस तरह नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है कि भाई किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है। तो हम जो है वो गवर्नमेंट जॉब को फोकस करेंगे और चीजों को फोकस करके लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी बिंदुसरा। बिंदुसरा साहब जो है, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 297 से लेके 273 BC तक। अब कल आपको बता चुका हूं कि BC जो है वो क्या है, ठीक है, और AD जो है वो क्या है। तो अब BC की जो डेट्स हैं वो हमेशा उल्टी चल रही होती हैं, बस ये दिमाग में रखना है। यानी अब आप ये सोचेंगे यार ये क्या बात हुई, इसे होना तो यूं चाहिए था कि 273 से स्टार्ट हो और 297 पे एंड हो, लेकिन क्योंकि हम कोई हिस्ट्री में पीछे थोड़ी जा रहे हैं कि हमने डेट्स को एक BC1 BC2 और फिर करते करते हजारों पीछे चले जाएं। हम तो रिवर्स की साइड पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी असल डेट्स जो है वो AD की चल रही हैं। समझ रहे हैं ना, इस टाइम पे हम जो है वो 21st सेंचुरी AD के अंदर मौजूद हैं। तो हम जो है वो AD की तरफ आ रहे हैं, तो रिवर्स में ये डेट्स जो है वो काउंट होती हैं। तो 297 में जो है वो इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और 273 के अंदर जो है वो एंड हो रहा है। और बिंदुसरा जो है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इन्होंने एक बड़ी सल्तनत की जो है बुनियाद रखी। कल हमने देखा था कि मगधा से जो है, या मगध जिसको कहा जाता था, वहां से जो है वो एक हिंदुस्तान की सल्तनत का एक आगाज हुआ, आप ये कह लें। उससे पहले तो 16 महाजनपद थे, 16 बड़े बड़े जो है वो हिस्सों के अंदर हिंदुस्तान तकसीम था। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी कि उन्होंने 16 बड़े बड़े हिस्सों में से कुछ जो स्टेट्स थी, 8 10 12 आप कह लें, ठीक है, उनको मिला के जो है वो एक रियासत बनाई गई। मगध जो है उसका कैपिटल जो है पतालीपुत्र माना गया, ठीक है। मगध स्टेट थी और पतालीपुत्र जो है ये जो एरिया है यहाँ पे, तो उसका कैपिटल बना। तो अब ये जो बिंदुसरा है, ये जितना भी आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस मैप के अंदर ये सारा एरिया इनकी हुकूमत का है। ये पहला बंदा है जिसने इतने बड़े एरिया के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है। यानी आप ये कह सकते हैं कि
आज का जो हिंदुस्तान है उसका 80% एरिया जो है उसके ऊपर ये पहला बादशाह है जिसने हुकूमत की है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर जो हुकूमत करते रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिंदुसारा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक बड़े एरिया के ऊपर हुकूमत की अपनी लीडरशिप की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से, एक अच्छे वॉरियर होने की वजह से। तो बहुत बड़ा नाम जो है वो माना जाता है बिंदुसारा का हिस्ट्री के अंदर, और खास करके मौर्यन एम्पायर जो है उसकी हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये मौर्यन एम्पायर हमारे पास चल रही है, ठीक है। और वो ये वही मौर्यन एम्पायर है जो मगध से जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो बिंदुसारा की अगर हम बात करते हैं जी, तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि ये सेकंड मौर्यन इंपीरियर है, ठीक है, यानी ये दूसरे जो है वो मौर्य के इंपीरियर हैं जिन्होंने इतना ज्यादा जो है वो नाम पैदा किया, और ये बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। अब ये जो चंद्रगुप्ता मौर्य हैं, अब जरा बात को समझिएगा, यही वो बंदा है जिसने बेसिकली जो है मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखी थी, और यही वो बंदा है जिसने हिंदुस्तान को एक रियासत बनाया, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े एरिया के ऊपर नहीं फैली हुई थी। तो पहला क्रेडिट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को चाहता है कि हिंदुस्तान को एक स्टेट की शक्ल दी। फिर जो दूसरा क्रेडिट है वो किसको जा रहा है जी, वो जा रहा है बिंदुसारा को, जिसने एक्चुअली में जो है उस स्टेट को मजीद फैलाया, बढ़ाया, उसको सस्टेन किया, ठीक है, और एक वॉरियर की तरह सामने आए। इनकी जो हुकूमत थी 297 से 273 थी। अच्छा, इनकी जो हुकूमत फैली हुई थी वो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फैली हुई थी, यानी इंडिया के साउथ की तरफ। यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक पूरा एरिया जो है वो इनके उस टाइम पे कब्जे के अंदर था, या इनकी हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी किसी न किसी तरह से। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने मेंटेन किया इंपीरियल स्टेबिलिटी को, यानी पूरे हिंदुस्तान को जो है इन्होंने मैनेज किया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका ये जो निक नेम है ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। तो ये आपका एक एमसीक्यूज यहां से बन रहा है, ठीक है। डेट से पूछा जा सकता है कब से कब तक बिंदुसारा की हुकूमत रही है, या ये पूछा जा सकता है कि जो बिंदुसारा है किस डायनेस्टी से इनका ताल्लुक था, या ये पूछा जा सकता है कि बिंदुसारा जो है वो कितने नंबर पे है, या इनके जो बाप है वो क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, समझ रहे हैं ना। तो सेकंड इंपीरियर थे, ये एक एमसीक्यूज है। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इनके बाप का नाम था, ये एक एमसीक्यूज बन रहा है बिंदुसारा का। और इसी तरह से जो इनका निक नेम है एम्ब्रीचेट्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है, कि एम्ब्रीचेट्स का मतलब क्या है कि भाई शिकस्त देने वाला, दूसरों को तोड़ने वाला, और ये फादर ऑफ इंपीरियर अशोका थे। तो इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अशोक जो है या किंग अशोका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई फादर ऑफ अशोका, तो आपको तब भी पता हो कि वो बिंदुसारा है, ठीक है, जिसने पहली बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े एरिया के ऊपर हुकूमत की, वो भी बिंदुसारा है। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिंदुसारा के बाप का क्या नाम है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपको पता हो, जिसने मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखी थी, ठीक है। और ये सेकंड जो है वो रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। और अगर इनके निक नेम के बारे में पता हो तो आपको पता हो एमेट्रोचिड्स, इसको जो है वो इनके निक नेम इनको कहा जाता है, ठीक है, दूसरे किंग्स को मारने वाला, क्योंकि बड़े वॉरियर थे। तो इसका मतलब यही था कि भाई शिकस्त देने वाले, एक शील्ड की तरह जो है इन्होंने बेसिकली काम किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी इंपीरियर अशोका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा वन पेपर का एग्जाम गुजरे जिसमें किंग अशोक के बारे में जो है वो ना पूछा जाए, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, समझ रहे हैं ना। तो किंग अशोक जो है, इनके ऊपर आपने देखा है एक इंडियन जो है वो मूवी भी बनी हुई है। तो मूवी तो खैर आपको पता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वो एक डिफरेंट एंगल है, उनका लव का एंगल जो है जिंदगी का दिखाया गया, लेकिन हिस्ट्री के अंदर चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड थे। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो सम टाइम पूछा जाता है 268 बीसी से 232 बीसी तक जो है वो इनका टाइम पीरियड रहा। अब एक बात याद रखिएगा, अब आप ये सोचें कि यार ये इतनी डेट्स कौन याद करे, कैसे याद करे, क्या करें, तो ये बार बार रिपीट करने से चीजें आपको आती हैं, नोट्स आपके पास होंगे, आप बार बार इन्हें रिपीट करेंगे, चीजें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अशोक साहब जो है इनका ये टाइम पीरियड रहा। और ये फेमस किस लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये फेमस इसलिए है कि ये बंदा जो है इसने हिस्ट्री को, बादशाहों की हिस्ट्री को बदल दिया। क्योंकि बादशाह नॉर्मली क्या करते हैं, बादशाह लालची होते हैं, बादशाह अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बंदे को ऑलरेडी इतनी बड़ी सल्तनत मिली, इसको मजीद इस बंदे ने एक्सपेंड किया, इवन आज का अफगानिस्तान तक का जो एरिया है वो इस बंदे ने अपनी हुकूमत के अंदर शामिल किया। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो टर्निंग पॉइंट आया, कलिंगा की जो वॉर थी, उसके बाद जो है इस बंदे ने बिल्कुल ही अपनी डायमेंशन चेंज कर दी। उसने कहा नहीं भाई, आज से जो है वो वॉर्स, ये लड़ाई झगड़ा खत्म है, आज से बस पीस। तो इस तरह के बादशाह हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलते जिन्होंने पीस की बात की हो, अमन की बात की हो, प्रमोट किया हो उसे, इस वजह से बंदा फेमस है।
अच्छा, ये ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर है, ठीक है जी, यानी सबसे अजीम। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मौर्यन रूलर जो है वो कौन गुजरा, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि अशोक गुजरा। इसका मतलब ये एक एमसीक्यूज आपका यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, सन ऑफ इंपीरियर बिंदुसरा, इसका मतलब ये है कि भाई बिंदुसरा का बेटा कौन था? अशोक था। और अशोक के बाप का क्या नाम था? बिंदुसरा था। कंकर्ड कलिंगा इन 261 बीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई डेट याद रखें ना रखें, ये जो है कलिंगा और 261 बीसी जरूर याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि भाई जो अशोक है उसने कलिंगा को कब फतह किया, तो आपको पता हो कि 261 बीसी के अंदर जो है वो अशोक ने फतह किया, या 261 बीसी में अशोक ने क्या फतह किया? तो कलिंगा को फतह किया। ये एक बहुत बड़े मैदान के अंदर एक वॉर होती है जी, और एक बहुत ही तबाहकुन वॉर होती है, ठीक है, और इसमें जो है वो लाखों लोग दोनों साइड से मरते हैं। और अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि ये शुरू में बहुत ज्यादा सख्त दिल, एक पत्थर दिल जो है वो एक बादशाह था, और इसका एक ही मकसद था, ताकत हासिल करना। और उस ताकत के लिए ये क्या करता? ये जंगे करता, लोगों को मारता, समझ गए हैं। हालांकि खुद भी इसने जो हुकूमत हासिल की, इतने इसके भाई थे, उनमें से जो है इसने बहुत मुश्किल से हुकूमत हासिल की, उनको मारा, उनको मार के हुकूमत हासिल की, तो ये जालिम था। लेकिन फिर करते 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 चीजें जो है वो बदली हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, जब कलिंगा की वॉर हुई 261 के अंदर, और इसमें लाखों लोग जो हैं वो दोनों साइडों से मरे, तो उसके बाद जब इसने बैटल ग्राउंड को देखा, हर साइड पे लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें, तो इसे एहसास हुआ कि ये लाशें किस लिए? ये भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, ठीक है, ये भी मेरे देश के लोग हैं, ये भी हैं, तो ये लाशें किस लिए हैं? तो यानी इसको ये रियलाइजेशन हुई कि यार ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसने क्या किया जी, इसने फिर उस टाइम पे तौबा कर ली कि भाई अब जो है मैं ये जंगे शंगे नहीं लड़ूंगा, किसी को कत्ल नहीं करूंगा, और सल्तनत के नाम के ऊपर तो कम से कम जो है जंगे नहीं होंगी। तो इसने क्या किया जी, इसने बुद्धिज्म को जो है वो उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है, हमने कल डिस्कस की थी कि भाई वो अहिंसा की फिलॉसफी मानते हैं, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना, भाई जिंदगी गम ही गम है, और गमों की वजूहात जो है वो ख्वाहिशात हैं, और ख्वाहिशात को जो है वो दूर करना है आपको, तो फिर आपको निर्वाण हासिल करना होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध की तरह। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो बुद्धिज्म इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद फिर वॉर तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बुद्ध बख्शुओं का ये मानना है कि इवन वो किसी बैटल ग्राउंड से भी गुजरेंगे तो उनको गुनाह होगा। जी हाँ, जंग लड़ना तो दूर की बात है, वो ये कहते हैं जंग को देखना, ठीक है, प्लान करना तो बहुत दूर, जंग को देखना, उस ग्राउंड से गुजरना, ये भी गुनाह है, क्योंकि वो लड़ने बढ़ने की चीजें हैं, तो इसलिए ये पीस को फॉलो करते हैं। तो उसके बाद जो है वो अशोक साहब भी जो है पीस को फॉलो करना शुरू हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया जी, इन्होंने धम्मा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। धम्मा का मतलब यही है कि पूरी सल्तनत के अंदर पीस जो है उसको और अमन को जो है प्रमोट किया, जंगों को खत्म किया, और ये धम्मा जो है इनकी बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, ठीक है, कि भाई जो असल लाइफ का पाथ है जिंदगी का, जिसे हम इस्लाम के अंदर कहते हैं सिराते मुस्तकीम, तो सिराते मुस्तकीम क्या है भाई? सीधा रास्ता, वो रास्ता जिन पे तूने अल्लाह ताला इनाम फरमाया, यही है। तो इस तरह से ये दमा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पूरी सल्तनत के अंदर, लड़ाई झगड़ों को खत्म करके। इसके अलावा क्या किया जी, पिलर्स जो है वो बड़े बड़े बिल्ड किए और स्टूपास बनाए, ठीक है। तो जो स्टूपास हैं, बुद्धिज्म की जो इबादत गाहें होती हैं, उनको स्टूपा कहा जाता है। आपने अक्सर पहाड़ियों की चोटियों पे देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, टेक्सला में खास करके अगर आप देखेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म का ये सेंटर रहा गंधारा, तो इस वजह से यहाँ पे स्टूपास मौजूद हैं कि आपको एक लंबा सा जो है वो पिलर सा नजर आएगा, वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से इन्होंने पिलर्स बिल्ड करवाए जिनके ऊपर जो है वो लिखाई की हुई थी, जिसको हम कहते हैं ना आज के जमाने में अकवाले जरी, ठीक है, कि भाई अच्छी अच्छी बातें लिखना, समझ गए। तो ये बुद्धिज्म की अच्छी अच्छी बातें इन्होंने उन पिलर्स के ऊपर जो है वो क्या किया जी, लिखवाई, और फिर उन पिलर्स को जो है आगे पीछे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है लगवाया कि भाई अब ये अमन का गहवारा है और ये अच्छे मैसेजेस दे रहा है, तो इस वजह से इस बंदे का नाम बना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जो है मिशनरीज जो है वो भेजे, ठीक है, यानी तबलीगी जो है आप इसे कह सकते हैं, तबलीगी, ठीक है। तो तबलीगी जो है इन्होंने भेजे दूसरे इलाकों के अंदर, जिसमें आज जितना भी बुद्धिज्म फैला हुआ है उस सब का क्रेडिट जो है वो किंग अशोक को जाता है या किंग अशोका को जाता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आज चाइना के अंदर है, साउथ चाइना के अंदर है, वियतनाम कंबोडिया के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है, एक बहुत बड़ा मजहब है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो किंग अशोक है, कि अगर ये उस टाइम पे मिशनरीज न भेजता इन इलाकों के अंदर, ठीक है, तो ये जो है इतना ज्यादा फैलना नहीं था, तो ये मजहब फैला। इवन मैंने आपको बताया कि उसने बंदे ने जो है वो अपनी बेटी को भी जो है वो बुद्ध बख्शु बनाया, और उसे भी भेजा कि जाओ भाई तुम भी जाके प्रीचिंग करो, तो इसलिए अशोक का नाम बहुत ज्यादा अहम है।
कलिंग की वॉर को अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्यों फेमस है, देखिए यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि बड़े बड़े हाथी हैं और हाथी जो है ये अशोक के हैं और ये जो है रोंदते चले जा रहे हैं जी, जो भी इनके रास्ते में आ रहे हैं सबको रोन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी तबाही जो है कलिंग की बैटल के अंदर जो है वही 261 एडी के अंदर। और अशोक जो है उसने क्या किया जी, फतह कर लिया कलिंगा को इस जंग के बाद, और मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है वो इस जंग के अंदर हुई, यानी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो तबाही देखने को मिली इस जंग के अंदर। और 1000 लॉस्ट देयर लाइव्स, के हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने जो है वो अपनी जिंदगी जी हैं, जिसके ऊपर अशोका को बहुत ज्यादा डीपली जो है रिग्रेट हुआ इस बात के ऊपर, यानी दिल के अंदर चुभ जाता है ना कि चुभ गया यार कि ये क्या कर दिया यार अशोक तूने, यार जिगर ये तूने क्या कर दिया यार, इतने लोगों को मार दिया अपनी ताकत के लिए, अपने हिवस के लिए, ये किया क्या है तुमने। तो इस बात को, इस शख्स को इस बात की रियलाइजेशन हो गई, और ये रियलाइजेशन जो थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो थी, इस बंदे को अंदर ही अंदर खा गई कि यार मैंने जुल्म किया। तो इस बंदे ने जब ये सोचा कि ये आज की बात तो है नहीं, मैं तो कब से ये जंगे लड़ रहा हूं, कब से बेगुनाह लोगों को मार रहा हूं, तो मैं कितना जालिम शख्स हूं कि अपनी ताकत के लिए, अपनी पावर के लिए मैं इतने लोगों को मार रहा हूं यार, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा डीपली रिग्रेट हुआ इस वायलेंस के ऊपर, इस तशद्दुद के ऊपर। उसके बाद इसने क्या किया जी, बुद्धिज्म को इख्तियार किया और अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया थ्रू आउट एम्पायर जो है उसके अंदर, और हिस्ट्री ने यहां से टर्न लिया। तो हिस्ट्री के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि बादशाहों ने इस तरह की जो है वो रिग्रेट शो नहीं किए, इवन मुसलमान बादशाह भी गुजरे हैं, तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जैसा इसने देखने को मिला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए हमारी हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है नॉर्मली, अगर हम बात करते हैं ना सीएसएस की भी या पीएमएस की बात करते हैं, तो सीएसएस पीएमएस के अंदर जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो होती है जी 712 से, ठीक है। 712 से आज 2026 अगर चल रहा है तो 2026 तक होगी, 2027 तक होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो हम 712 से स्टार्ट करते हैं जब से मुसलमानों का अराइवल आया, हालांकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था भाई, लेकिन हम फिर भी हिस्ट्री को भी बायस होके पढ़ रहे होते हैं कि भाई वो मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हम हिस्ट्री को एक डिफरेंट लेंस से, क्या लेंस है जी, इस्लाम की जो लेंस है उससे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, कल आपको बता चुका हूं कि 3 हिस्सों के अंदर हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का हिंदुस्तान और अंग्रेजों का हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा इसको जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका जो आईएएस है उसके अंदर इसको टीच किया जाता है और बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। अशोका दमा, यानी अशोका ने जब मजहबी हो गया तो उसके बाद क्या किया, ठीक है, मजहबियत इख्तियार कर ली, या दमा आप ये कह लें स्पिरिचुअलिटी जो है वो इख्तियार कर ली। तो स्पिरिचुअलिटी के बाद जो है वो क्या हो गया, तो ये अशोक साहब हैं, आप इस पिक्चर के अंदर अगर देखें, और ये जो है पीछे उनकी सल्तनत है, उन्होंने बड़े बड़े पिलर जो है इस तरह से बनवाए, उसके ऊपर जो है उन्होंने कॉइन करवाए, अच्छी अच्छी बातें बुद्धिज्म की, ठीक है। और हर साइड पे जो है आप ये कह लें कि वो जो आप किताबों में पढ़ते हैं ना, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे, ऐसा अमन हो गया। तो ये ऐसा अमन डिपिक्ट किया जाता है किताबों के अंदर अशोक को लेके, ठीक है, कि भाई ये चीजें इस तरह से हो गई। तो बिल्कुल बंदा बदल गया। इस बंदे ने क्या किया जी, प्रोमोटेड पीस एंड मोरालिटी, ठीक है, अमन को और इखलाक को प्रमोट किया। इनकरेज रिलीजियस टॉलरेंस, मजहबी जो है वो बर्दाश्त पैदा की, बर्दाश्त पूरी सोसाइटी के अंदर पैदा की। रिस्पेक्टेड ऑल लिविंग बीइंग्स, हर जिंदा चीज की जो है वो इस बंदे ने इज्जत की। एम्फसाइज्ड एथिकल गवर्नेंस, इखलाकी हुकूमत के ऊपर जोर दिया। हालांकि ये जो लफ्ज है एथिकल गवर्नेंस, ये लफ्ज सिर्फ किताबों में ही आप देखेंगे, इसके अलावा रियलिटी में इस एथिकल गवर्नेंस का कोई काम नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग जो है जब कल को वन पेपर डिफरेंट लेवल पे पूरा करेंगे, कोई एफआईए में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई एडी जाएगा, ठीक है, कोई जो है वो कहीं और जा रहा होगा, कोई एजुकेशन में जा रहा होगा, टीचर बन रहा होगा, तो आप लोग क्या देखेंगे, आप गवर्नेंस का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। लेकिन आप वहां पे सब देखेंगे, एथिक्स नहीं देखेंगे, इखलाकियात नाम की चीज नहीं है। आप किसी क्लर्क के पास 2 घंटे जाके खड़े हो जाएं, हर रोज जाके चक्कर लगाएं कि भाई मेरा काम कर दो, मेरी फाइल आगे पहुंचा दो, ठीक है, इस काम को जल्दी कर दो, तो वो नहीं करेगा। आप बेशक सफेद दाढ़ी लेके चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है या गवर्नेंस के अंदर इखलाकियात नहीं है। इखलाकियात होती तो हमारे सदर साहब जो है वो ये ना होते। और इसके अलावा बाकी नीचे भी अब छोड़ें, फिर क्या जो है ना पॉलिटिकली चीजों को
चले जाएंगे। डिस्करेज एनिमल सेक्रीफाइसेस, इसके अलावा अब क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर तकलीफ देना किसी भी जानदार को ये जो है वो हराम समझा जाता है, तो इस बंदे ने क्या किया जी कि जानवरों की कुर्बानी वगैरह जो बलि चढ़ाना है वो भी जो है वो खत्म कर दी। इससे पहले ये जंगों पे जाते थे तो हमेशा बकरे शकरे जो है वो ज़बह करके बलि दे के जैसे जाते हैं ना वैसे जाया करते थे। सपोर्टेड पब्लिक वेलफेयर, और बड़े लेवल के ऊपर जो है पब्लिक वेलफेयर के काम करवाए, फिर यानी पूरा फिर आगे जितना भी टाइम था 261 के बाद वो सारे का सारा जो है अच्छे कामों में लगाया। यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज, इसके अलावा जो मुख्तलिफ मज़हब या मुख्तलिफ कम्युनिटीज वहां पे मौजूद थी, हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उनको जो है वो एक जगह पे इकट्ठा किया, यूनाइट किया, उनके बीच में से नफरत खत्म की। तो ये इसका अशोका का धमा था। ठीक है जी। अशोकाज एडिक्ट्स, एडिक्ट्स का मतलब है उस बंदे ने जो राइटिंग्स करवाई हैं, ठीक है, मजहब की जो है वो अच्छी अच्छी चीजें करवाई हैं, ये भी बड़ी फेमस चीज है, ये पूछा जाता है। अच्छा, अब क्या क्या करवाएं जी, रॉक्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर जो है वो इंस्क्रिप्ट्स करवाया गया, यानी पत्थरों पे, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े जो पिलर्स थे उन पिलर्स के ऊपर जो है लिखवाया गया, कंदाकारी करवाई गई। और किसके अंदर करवाई गई जी, क्या करवाया गया, प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर। प्राकृतिक ये पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत की, आप ये कह लें एक लैंग्वेज की टाइप है संस्कृत की, और उसके अंदर प्राकृत जो है ये लिखवाई गई ये लैंग्वेज। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो अशोक है उसने किस लैंग्वेज के अंदर ये पत्थरों के ऊपर जो लिखवाया वो लिखवाया, तो ये प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है, जो संस्कृत से निकली हुई लैंग्वेज है, और मोस्टली बहामी स्क्रिप्ट है, ठीक है। जो इसके अंदर जो रस्मुल खत है, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, रस्मुल खत, ठीक है। तो रस्मुल खत जो है, जैसे आज हम उर्दू लिखते हैं, लेकिन आप ये कहें यार ये क्या बात हुई, जुबान तो उर्दू है, ठीक है, ये देखिए ये मैंने उर्दू लिखा, लेकिन अब मैंने जो उर्दू लिखा ये उर्दू अरबी के अंदर लिखा, ठीक है। तो बेसिकली उर्दू का अपना भी है, लेकिन हम जब आप उर्दू को स्टडी करेंगे ना तो आप ये कहेंगे इसके अंदर अरबी रस्मुल खत है, अरबी स्क्रिप्ट है। इसी तरह से जो हिंदू लिखते हैं, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो उर्दू लिखते हैं वो शायद कुछ इस तरह से लिखे, ठीक है, वो इसको हिंदी लिखे, हिंदी के अंदर उर्दू लिखे, तो वो हिंदी नहीं है, वो संस्कृत के अंदर उर्दू लिखते हैं, हम अरबी के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और वो संस्कृत के अंदर। तो इसी तरह से ये प्राकृत जो है इस बंदे ने जो है बहामी स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो लिखी। और करोशी यूज जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यानी पूरे के पूरे इस के रीजन के अंदर जो है वो जितना भी फैला हुआ था उसके अंदर जो है ये करोशी यूज किया, ये उन्हीं का बुद्धिज्म का जो है एक वर्ड है, ठीक है जी, कि इसने बड़े बड़े पिलर्स लगवाए। उसके बाद क्या किया जी, दमा जो है प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया, और हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं वो यही हैं कि भाई इवन यहां तक के जो मुगल हुक्मरान थे उनमें से भी जो है या दिल्ली सल्तनत के लोग भी उस पिलर्स को मूव करके बाकी एरियाज के अंदर लेके आए दिल्ली के अंदर, क्योंकि इनकी हुकूमत तो साउथ इंडिया साइड पे थी, कलिंगा की साइड पे, और इस तरह से रॉयल पॉलिसीज जो है वो स्प्रेड होती थी, यानी अच्छी अच्छी बातें जो है वो पिलर्स के ऊपर लिखवा दी, और उसके बाद जो है उन पिलर्स को आगे पीछे जो है वो कहीं पे फैला दिया गया। अच्छा, डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर जी, अब अभी तक हम किसको डिस्कस कर रहे हैं जी, मौर्यन एम्पायर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मौर्यन एम्पायर थी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने पहली बार इंडिया को यूनिफाई किया और एक सिंगल हुकूमत की बुनियाद रखी, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने इस हुकूमत की बुनियाद रखी। बिगन हुई जी अशोका की डेथ से, यानी ये जो डेक्लाइन शुरू हुई अशोका की जैसे ही डेथ हुई तो उसके बाद से, अब क्योंकि वो ऑलरेडी पीस पे कर चुका था, अपनी चीजों को बदल चुका था। अच्छा, अब ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप समझेंगे, वो किस डिबेट को भी नहीं करते, लेकिन अगर एक बादशाह नर्म हो, ठीक है, नर्म मिजाज हो, तो वो अच्छा तो करता है, लेकिन वो तब तक ही अच्छा करता है जब तक वो मौजूद रहता है, क्योंकि उसके बाद आपकी नरमी का जो लोग फायदा उठाते हैं ना, अल्टीमेटली आपकी सल्तनत जो है वो चली जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इस चीज का। तो वीक सक्सेसेस उसके बाद सामने आए, तब चली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्रीज हो गए, प्रोविंशियल रिवॉर्ड्स जो है एक्सपैंड हो गए, इकोनॉमी ग्रेजुअली कमजोर हो गई, फॉरेन इन्वेजन्स जो है वो स्टार्ट हो गई, और 185 बीसी के ऊपर जो है ये खत्म हो गई, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई उसने जो है वो उसकी बुनियाद रखी थी। और एक और यहाँ पे नाम है जी आचार्य चाणक्य का, आचार्य चाणक्य के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है इन चीजों की बुनियाद रखी गई, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, और एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आचार्य चाणक्य किसका उस्ताद था, तो आचार्य चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उस्ताद था, ठीक है जी। और आचार्य चाणक्य की किताब के बारे में पूछा जाता है कि इसकी किताब का नाम क्या था, तो इसकी किताब का नाम था जी अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आचार्य चाणक्य की है, ये तो उर्दू के अंदर आगे से जो है वो शानुल हक हक्की साहब ने की हुई है। लेकिन ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर कोई सबसे जबरदस्त माइंड पैदा हुआ तो वो आचार्य चाणक्य था, जो कि टेक्सला यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, ठीक है, अब ये कह सकते हैं। और उस बंदे ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उसको बिल्कुल बचपन से लेके आगे जवानी तक उसको लेके गया, उसको बताया कि हुकूमत कैसे की जाती है, और इसी बंदे की टीचिंग्स के ऊपर ये कहा जाता है
कि भाई जो है ये बेसिकली इतनी बड़ी सल्तनत बनी थी। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य जो है ये बहुत बड़ा नाम है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है। इनकी बुक का खास करके नाम पूछा जाता है कि भाई अर्थशास्त्र किसकी किताब है, आचार्य चाणक्य की, या आचार्य चाणक्य ने क्या लिखा, या ये किसके उस्ताद थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अरस्तु जो है वो सिकंदर आजम का उस्ताद था, और ये कहा जाता है सिकंदर आजम ने जितनी दुनिया फतह की, यानी आधी दुनिया फतह की, और वो क्यों फतह की, अरस्तु की टीचिंग्स की वजह से। ठीक है, अच्छा, इंडो ग्रीक किंगडम उसके बाद हमारे पास आता है जी। यहां से जो है वो एक आध क्वेश्चन आ जाता है सम टाइम, अदरवाइज कम ही आता है यहां से। तो जो अशोक का जो टाइम पीरियड या जो मौर्यन एम्पायर थी वहां से क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये देखिए जरा इस मैप के अंदर, ये है इंडो ग्रीक किंगडम, यानी आज के जमाने का आप ये कह लें अफगानिस्तान, ठीक है, आज के जमाने का पाकिस्तान, और आज के जमाने का थोड़ा सा इंडिया का पंजाब का इलाका, सारा नहीं थोड़ा सा इंडिया का पंजाब। तो इंडिया का थोड़ा सा पंजाब का एरिया, ये रीजन जो है वो इंडो ग्रीक किंगडम कहलाता है। तो बाकी जो इंडिया है बेसिकली वहां पे फिर से जैसे ही हुकूमत टूटी, ठीक है, यानी कि मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन के शिकार हुई, तो वहां पे फिर से अलग अलग से रियासतें जो है वजूद में आ गई, इंडिपेंडेंट रूलर्स वहां पे स्टार्ट हो गए। तो ये जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर फैली हुई एक हुकूमत थी जिसको इंडो ग्रीक किंगडम कहा जाता है। अब देखिए इसका नाम को जरा थोड़ा सा डी कोड करें। इंडो मतलब इंडिया के ऊपर ही हुकूमत थी, ग्रीक मतलब ग्रीक जो यूनानी थे वो कर रहे थे। और उसका रीजन क्या था कि भाई जब अलेक्जेंडर यहां पे आया था, सिकंदर आजम, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है, तो जो अलेक्जेंडर था बेसिकली, अलेक्जेंडर आपको पता है यहां पे हम ये मानते हैं कि वो जेहलम से वापस चला गया, ठीक है, पोरस के हाथियों का सामना वो नहीं कर सका, लेकिन गो के पोरस के हाथियों को उसने शिकस्त दे दी थी कि राजा पोरस जो है वो जेहलम के इलाके का राजा था, और यहां पे जो है उसका एक टफ मुकाबला हुआ राजा पोरस के साथ, और उसके बाद राजा पोरस को शिकस्त दे दी। तो राजा पोरस को शिकस्त हुई तो उसके बाद इसने फिर कहा कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। जब उसको बंदी बनाया गया तो राजा पोरस ने आगे से कहा, जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है तुम वही मेरे साथ करो, जो एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए, जो उसे जेब देता है। तो ये कहा जाता है फिर इसने छोड़ दिया था, ठीक है, और वो इलाका उसी को दे दिया, लेकिन यहाँ पे वो अपना एक जनरल जो है वो छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ये मेंडर नाम का एक जनरल था बेसिकली, इसने फिर यहाँ पे ये हुकूमत चलाई है इंडो ग्रीक किंगडम के नाम के ऊपर। और वो चला क्या गया बेचारा, वापसी पे रास्ते में मर गया अलेक्जेंडर 33 साल की उम्र में। ठीक है, सिकंदर आजम। तो सिकंदर आजम यहाँ पे आया और उसका जो टाकरा है वो हुआ जी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी। गो के डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, क्योंकि जाहिर बात है ये आया ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी वो तो मगध के अंदर थी, बांग्लादेश साइड पे थी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सेस का आपस में टकराव हुआ और एक बड़ी सल्तनत जो है इन्होंने लूज भी की सिकंदर आजम को। अच्छा, अब हुआ क्या जी, इंडो ग्रीक किंगडम कैसे वजूद में आया? ये अलेक्जेंडर की जो इन्वेजन थी, यानी अलेक्जेंडर जो दुनिया को फतह करने निकला था, ठीक है, तो उसने जो है अलेक्जेंडर ने क्या किया जी, इसने यहाँ पे आके फतूहात की। उसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर इस बंदे ने हुकूमत की, नहीं जो एरिया अभी आपको बताया अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल ये दी जाती है कि इंडो ग्रीक किंगडम यहाँ पे रहा। आज पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है, ठीक है, चित्राल के अंदर, जिसको आपको पता है कहा जाता है कैलाश। तो ये जो कैलाश नस्ल के लोग हैं ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है, ठीक है। इनकी आंखों का अगर आप कलर देखेंगे तो वो डिफरेंट है, वो यूरोपियंस की तरह का है। तो इनके ऊपर जो रिसर्च हुई है ये कहा जाता है कि ये कैलाश लोग बेसिकली ये लोग ग्रीक लोग हैं जो यहाँ आके बसे थे, या बेसिकली ये जो ग्रीक जनरल यहाँ पे आए थे या फौज जहाँ पे थी उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से शादियां की, और उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए ये वो कैलाश के बच्चे हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है। जहां पे आपको पता है कहा जाता है जी बड़ा हुस्न है कैलाश के अंदर, तो और वहां से जो है जाके लड़की लेके आई जाए, आई एम सॉरी, लेकिन आपको पता है यही चीजें फेमस हैं ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे फेस्टिवल होता है और वहां पे जो है इस तरह से जो है चीजें दिखाई जाती हैं, पोर्ट्रे की जाती हैं। तो ये जो है ये कैलाश के जो लोग हैं ये सिकंदर आजम की नस्ल में से हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, या ग्रीक नस्ल में से हैं। सिकंदर आजम ने तो खुद पता नहीं जो है शादी भी की, तो उसको चले छोड़ें, लेकिन ये है कि ये उसकी नस्ल में से हैं। इसके अलावा ट्रेड एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फैल गई, और ये ट्रेड फिर हिंदुस्तान की ट्रेड जो है ये डायरेक्टली लिंक हो गई यूरोप की ट्रेड के साथ उस टाइम पे इंडो ग्रीक किंगडम के अंदर। और मेंडर जो है ये बहुत ही फेमस बना, ये बंदा जिसको यहाँ पे छोड़ा गया और इसने हुकूमत यहाँ पे की, और बुद्धिज्म ने यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो फैला। इनकी हुकूमत के दौरान, इंडो ग्रीक किंगडम के दौरान, ये जो रीजन था पाकिस्तान का या जो अफगानिस्तान का थोड़ा सा रीजन था, तो यहाँ पे काफी ज्यादा फैला। इन्होंने अपने कॉइन्स भी जो है वो इश्यू करवाए, ठीक है। तो ये जो बंदा है जी मलिंडा, इसको बेसिकली कहा जाता है, असल नाम इसका है मलिंडा। आप इस बंदे को देखिए जरा, और ये बंदा जो है ये
ग्रीक है, ठीक है, यूनानी है, ठीक है, ग्रीस का, यूनान का, क्योंकि सिकंदर आजम यूनान से ताल्लुक रखता था। तो ये उसकी फौज का जनरल था और ये बेस्ट जनरल था, समझ गए, कोई आम बंदा नहीं था। तो ये बंदा जो है इसको कहा जाता है मिनेंडर या मेलिंडा। तो मेलिंडा जो है इस बंदे को यहाँ पे जब सिकंदर आजम गया, अब जाहिर बात है जो सल्तनत जो उसने कब्जा किया हुआ था वो वापस वैसे तो छोड़ के नहीं जा सकता था, तो उसने वो इसके हवाले कर दी कि भाई आज से तुम इस एरिया की जो है वो राजा हो, अब तुम जानो और ये एरिया जाने। तो फिर इस एरिया के अंदर जो है ग्रीक कल्चर जितना भी फैला, जितना टाइम ये शख्स रहा, इसके बाद दूसरे लोग आए, तो यहाँ पे ये कल्चर फैला। तो इस बंदे ने बड़ा नाम पैदा किया, ये ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक रूलर था। तो अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक रूलर का पूछा जाए और ये क्वेश्चन आता है मलिंडा के हवाले से, तो आपको पता होना चाहिए। और कैपिटल जो है वो सगाला था इसका, ठीक है जी। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो है वो टीचिंग इस बंदे ने फैलाई। आप ये कह ले, खुद भी कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बुद्धिस्ट हो गया, कुछ ये मानते हैं कि खुद बुद्धिस्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने बुद्धिस्ट के लिए स्पेस ओपन कर दी, यानी आप अपनी प्रीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को जो है इसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर फैलाया। इसके अलावा जो इसको एसोसिएट किया जाता है परहा, मलिंडा परहा से जो है वो एसोसिएट किया जाता है कि भाई इसकी जो टीचिंग्स थी, ये जो इसने खुद इस एरिया के अंदर जो फैलाया, इसने फिलोसॉफिकल डिबेट्स को जो है काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब यहाँ पे ये जो आपको डिपिक्शन नजर आ रही है ना इस बंदे की, जो डम्मी सी आपको दिखाई दे रही है, ये फिलोसोफर्स की डिपिक्शन है एक तरह से, यानी इसको एक फलसफा दान के तौर पे देखा गया, एक जर्नेल प्लस एक फलसफा दान के तौर पे देखा गया। जैसे सुकरात के बारे में कहा जाता है भाई वो बड़ा जो है वो कवील जुस्सा, बड़ा ताकतवर शख्स और बड़ा जबरदस्त किस्म का वॉरियर था, ठीक है, वो भी यूनान से था। तो बेसिकली जो यूनान है आपको पता है वो फिलोसफी का गढ़ है, यह गढ़ था, अब तो खैर नहीं, वो फिलोसफी का गढ़ था। ये जितने लोग भी गुजरे हैं, ठीक है, चाहे आप बात कर लें जी सोक्रेटिस की, प्लेटो की, एरिस्टोटल की, यानी सुकरात हो गया, अफलातून हो गया, अच्छा अरस्तु हो गया, ठीक है, फिसागोरस की बात कर लें, अच्छा जी, और जितने भी लोग हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े जो है ये लोग जो हैं, क्योंकि इल्म का आगाज यूनान से हुआ, तो ये फिलोसोफर्स लोग थे। फलसफा यहां से अरब आया, यूनान से अरब आया और अरब से आगे दूसरी दुनिया के अंदर फैला। तो ये बहुत ज्यादा, यानी इनको ख्वाहिश होती थी इल्म हासिल करने की और उसके ऊपर इल्मी डिबेट की, तो वही इल्मी डिबेट ये यहाँ पे इस रीजन के अंदर भी लेके आया, फिलोसॉफिकल डिबेट्स। तो ये इसलिए भी मलिंडा जो है ये फेमस है। इसने कल्चरल जो है वो इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया, यानी खुद ही वैसे कल्चरल इंटीग्रेशन हो जाती है यूनानी कल्चर और हिंदुस्तानी कल्चर, ठीक है। और ये एक फेमस टॉपिक है जी वन पेपर के हिसाब से, क्योंकि ये जो है आता है और उसके बारे में पूछा जाता है, कम से कम भी 2 एमसीक्यूज आप यहां से एक्सपेक्ट करें इस बंदे से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है जी इंडो ग्रीक एम्पायर के बाद हमारे पास कुशान एम्पायर, ठीक है। कुशान एम्पायर के हवाले से भी एक आध क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अब ये देखिए कुशान एम्पायर फैला हुआ कहां पे है, अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे कुशान एम्पायर को, तो आज के जमाने का सेंट्रल एशिया का कुछ एरिया, ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान तकरीबन कंप्लीटली, पाकिस्तान सारे का सारा, और इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है इस कुशान एम्पायर के अंदर था, ठीक है। तो कुशान एम्पायर यानी इंडो ग्रीक एम्पायर से ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर फैली हुई थी। अच्छा, कुशान एम्पायर जो है ये कुलूजू कदफिसिस जो है इसने इसकी बुनियाद रखी है। तो ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यूज के अंदर, कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है कि भाई कुशान एम्पायर जो है इसकी बुनियाद किसने रखी, तो इसकी बुनियाद किसने रखी जी, कुजूला, ठीक है। तो कुजूला आप याद रख लें कि कुजूला कदफिसिस जो है इस शख्स ने इसकी बुनियाद रखी है। और ये ग्रेटेस्ट जो है वो कनिष्का, आप ये कह ले कि उसका रूलर था, जो नाम था कुशान एम्पायर का, कनिष्का जिसको कहा जाता है। तो कैपिटल जो है वो इसका पुरुषपुरा था। अब ये पुरुषपुरा जो है इसको बेसिकली मर्दों का शहर, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा हुआ है जी, ठीक है। पुरुषपुरा कहते हैं मर्दों का शहर। दूसरा पुरुषपुरा का आज के जमाने का नाम जो है उसको कहा जाता है जी पेशावर, ठीक है। तो आज भी पेशावर तो खैर मर्दों का शहर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि आपको पता है एक कल्चर है ना, बेसिकली एक कल्चर है, और कल्चर क्या है, पख्तून कल्चर की, वो अपनी औरतों को जो है पर्दे में रखते हैं, बाहर नहीं लाते। तो आज के जमाने में भी है, उस जमाने में बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको पुरुषपुरा, इसका नाम पुरुष मतलब मर्द, पुरुष समझते हैं ना, ये पुरुष है जी, ये मर्द है जी, तो पुरुषपुरा इसका नाम पड़ा, मर्दों का शहर। एक तो ये आपसे एब्रिविएशन पूछा जा सकता है, इसका मीनिंग क्या है। दूसरा, आज के जमाने का मॉडर्न नेम आपसे एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है, और इसके आज के जमाने का नाम है पेशावर। तो कुशान एम्पायर का कैपिटल क्या था, आपको पता हो, कुशान एम्पायर का कैपिटल था पेशावर आज के जमाने का। इसी तरह से इसको सम टाइम कुशान एम्पायर का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आपने जो नाम भी मैं लूंगा वो सुना हुआ होगा, वो कहा जाता है जी गंधारा, ठीक है, गंधारा। तो क्या नाम लिया जाता है, गंधारा।
तो गंधारा सिविलाइजेशन भी मौजूद है यहाँ पे टेक्सला के अंदर, आज भी वो मौजूद है। ठीक है, तो ये जो गंधारा सिविलाइजेशन का मरकज था वो था पेशावर। ठीक है, तो पुरुषपुरा जो है ये इसका कैपिटल था बेसिकली, और गंधारा इसका जो है वो एक सेंटर था, और टेक्सला जो है एक लर्निंग का सेंटर था। टेक्सला में आज भी आप अगर जूलिया के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको स्टूपास भी मिलेंगे, वहां पे आपको जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिलेंगी, वहां पे आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो उस टाइम पे गंधारा आर्ट का हिस्सा रही। इवन आप ये देख लें पाकिस्तान में आपने हर एक के घर में आप जो है ना वो खाते हैं चटनी। ठीक है, तो चटनी खाते हैं तो वो चटनी जिसमें कूटते हैं, ठीक है जी, तो वो जो बेसिकली इसको लंगरी जो है वो कहते हैं, तो वो भी किसकी पहचान है, वो गंधारा आर्ट की है कि पत्थर को तराशना। क्योंकि गंधारा के लोगों का सबसे बड़ा आर्ट ये था कि ये स्टोन कटर थे उस जमाने में, खास करके ये ज्यादा लोगों के पास होता। अब यहां से एक और बात समझिएगा, ये जो स्टोन कटिंग जो है ये कहां से आई? हिंदुस्तानियों के पास स्टोन कटिंग नहीं थी, याद रखिएगा। हिंदुस्तानियों के पास यानी पत्थर को तराशना, उससे बड़े बड़े मुजस्समे बनाना या उससे चीजें बनाना, ये नहीं आता था हिंदुस्तानियों को। तो ये जो इंडो ग्रीक किंगडम था, ये उसकी मेहरबानी थी कि वो अपने साथ लेके आए। क्योंकि यूनान के अंदर पुराने जमाने में सबसे फेमस काम क्या होता था? पत्थरों को तराशना। जैसे सुकरात जो है वो अपने बारे में क्या कहता है कि भाई मैं दूसरों के ख्यालात को तराशता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्थरों को तराशा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं जी पत्थरों को तराशने की। तो बेसिकली यूनान के अंदर ये जो है वो आर्ट था, और सुकरात खुद ये कहता था कि मैं पत्थर तराश हूं। ठीक है, क्योंकि उसका बाप जो है वो बेसिकली स्टोन कटर था, तो ये सबसे फेमस काम था। तो जब ग्रीक्स यहाँ पे आए तो वो अपने साथ ये स्टोन कटिंग का आर्ट लेके आए, और क्योंकि उनका भी सेंटर यही एरिया अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, ये पठानों का जो रीजन है ये रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है स्टोन कटिंग का आर्ट वो छोड़ के गए हैं। और टेक्सला के अंदर आज भी जो है वो स्टोन कटिंग आप देखेंगे तो वो जो है इसी तरह से पत्थरों को तराश के चीजें बनाते हैं, तो वहां पे वो चीजें मौजूद हैं। अच्छा जी, अब ये जो है वो सिल्क रूट के ऊपर से गुजरता था, और सिल्क रोड को कंट्रोल भी किया जाता था कुशान एम्पायर की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा गंधारा आर्ट जो है यहाँ पे फ्लोरिश हुआ। तो आपसे अगर कुशान एम्पायर का दूसरा नाम पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं गंधारा जो है, क्योंकि गंधारा बेसिकली एक रीजन था। ये जो पाकिस्तान का रीजन था और अफगानिस्तान का रीजन था, इसके अंदर जो कुशान एम्पायर फैली हुई थी, इसको गंधारा कहा जाता है। समझ गए ना? लेकिन क्योंकि इसको एसोसिएट किया जाता है कुशान एम्पायर के साथ भी कि भाई ये गंधारा है, और इसका कैपिटल पेशावर या पुरुषपुरा जो है वो उस जमाने का नाम था। और यहाँ पे बुद्धिज्म फैला बहुत बड़े एरिया के ऊपर। इवन ये जितना भी रीजन है आप अगर देखेंगे पाकिस्तान का भी, तो यहाँ पे इवन सवात तख्तबाई के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका लर्निंग सेंटर भी था। तो तख्तबाई में भी जो है आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बुद्धिज्म के बड़े मुजस्समे मिले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी एरियाज है, हमारे पास मर्दान है, ये भी बहुत फेमस है इस एरिया के अंदर। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ये गंधारा सिविलाइजेशन फैली, और ये किसी ना किसी तरह से ये शहर बहुत ज्यादा अहम रहे हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहाँ पे एक्सपेंड हुई इसी तरह से। उसके बाद हमारे पास है जी इंपीरियर कनिष्का। इंपीरियर कनिष्का जो है ये कुशान रूलर था, और सबसे फेमस बंदा जो है वो कुशान एम्पायर का ये शख्स था। ठीक है, इंपीरियर कनिष्का। अब ये मैंने कहा जैसे हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर काफी अहम है, तो उन्होंने इनके ऊपर पूरी पूरी सीरीजेस बनाई हुई हैं, ड्रामे बनाए हुए हैं पूरे पूरे। तो इंपीरियर कनिष्का जो है ये बड़ा फेमस था जी, और ये ग्रेटेस्ट कुशान एम्पायर था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट कुशान एम्पायर कौन था, इंपीरियर कौन था, तो आपको पता हो कि वो कौन था जी? कनिष्का। कनिष्का साहब थे। और कनिष्का का जो रीजन है वो बिगिन होता है 127 सीई से। सीई मतलब कॉमन एरा, इसी सीई का दूसरा नाम है एडी, आफ्टर डिपार्चर, या अंग्रेज जिसे आफ्टर डेथ पढ़ते हैं। तो कॉमन एरा जो है, तो 127 कॉमन एरा के अंदर, यानी बीसी का जमाना गुजर गया, एडी के जमाने की बात हो रही है, ये इसका रीजन रहा। और महायाना बुद्धिज्म जो है इसने इसको सपोर्ट किया, महायाना बुद्धिज्म की ब्रांच है तो उसको इसने सपोर्ट किया। इसके अलावा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसने इसकी बुनियाद भी रखी, क्योंकि बुद्धिज्म के मानने वाला था। तो कश्मीर के अंदर जो है आपसे अगर ये पूछा जाए कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी का ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि वो हमारे रीजन के अंदर है।
तो वो कहां पे इसकी बुनियाद रखी गई जी? कश्मीर के अंदर जो है बुद्धिस्ट काउंसिल की बुनियाद रखी गई 4, और 4 ही बुद्धिस्ट काउंसिल मानते हैं, कश्मीर के अंदर हुई। अच्छा, इसके अलावा गंधारा आर्ट को जो है वो कनिष्का ने प्रमोट किया, और कनिष्का खुद भी आर्ट लवर था, दानिशमंद शख्स था, एक फिलोसोफर जो है वो किंग था। इसके अलावा एशियन जो ट्रेड है वो इस बंदे ने बहुत ज्यादा फैलाई है, तो ये ग्रेटेस्ट रूलर था बेसिकली, आप ये कह लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर जो है वो बेसिकली 320 से लेके 550 सीई तक रही है। सी मतलब कॉमन एरा। अब यहां पे देखिए गुप्ता एम्पायर का जरा मैप देखिए आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज के जमाने का पाकिस्तान, ठीक है, सारा पाकिस्तान नहीं, कुछ एरिया पाकिस्तान का, इसके अलावा इंडिया जो है मोस्टली वो इस एम्पायर गुप्ता एम्पायर के अंडर जो है वो आता था। लेकिन ये जो इस साइड पे एरियाज हैं जो साउथ इंडिया के हैं वो फिर भी अपनी सल्तनत अलग से कायम रखे हुए थे। तो सबसे जो ग्रेट रूलर था या जो फाउंडर था, ठीक है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, अगर आपसे पूछा जाए तो गुप्ता एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त वन, ठीक है जी। चंद्रगुप्त वन जो है इसने बेसिकली इसकी बुनियाद रखी है। अब एक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हमने बीसी में मौर्यन एम्पायर में डिस्कस किया, वो मौर्यन एम्पायर का था। अब हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं चंद्रगुप्त वन, ये जो है गुप्ता एम्पायर है, और ये गुप्ता एम्पायर बेसिकली जो है ये एडी के जमाने की है। इसके अलावा वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्यन एम्पायर थी, उसने हिंदुस्तान को यूनिफाइड किया था, एक पेज के ऊपर एक बड़ी सल्तनत बनाई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बुनियाद रखी थी। अब ये जो गुप्ता एम्पायर है ये एडी के जमाने की है, और ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया मानी जाती है। यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं की तरक्की का कोई सबसे शानदार जमाना रहा तो वो ये गुप्ता एम्पायर रहा। चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो, इनका जो है वो स्टेट क्राफ्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर चीज जो है इस जमाने में अपनी अपनी शान पे थी, अपनी शौकत पे थी, आप ये कह सकते हैं। इससे पहले एम्पायर स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इस एम्पायर ने जो है वो हिंदुस्तान को एक गोल्डन एज दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम ये कहते हैं कि 800 और 900 एडी के अंदर जो है मुसलमानों की गोल्डन एज थी। हम ये कहते हैं ना खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद के जमाने मुसलमानों की गोल्डन एज थी, ठीक है। हाउस ऑफ विजडम बनाया गया और बुक्स को ट्रांसलेट किया गया। तो बेसिकली ये जमाना हिंदुओं की गोल्डन एज का था, हिंदुस्तान की गोल्डन एज का था, और बहुत कुछ सामने आया यहाँ पे। तो ये गुप्ता एम्पायर है, वो मौर्यन एम्पायर थी, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बुनियाद रखी, इसको चंद्रगुप्ता वन इसका फाउंडर था, ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि भाई गुप्ता एम्पायर जो है, एक तो ये पूछा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी एम्पायर थी, गुप्ता एम्पायर, आपको ये पता हो। दूसरा ये पूछा जाता है कि इसकी बुनियाद किसने रखी, चंद्रगुप्त वन ने इसकी बुनियाद रखी, और इसका आगाज कब हुआ, 320 सीई कॉमन एरा से हुआ। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ठीक है जी। फ्लोरिश्ड आर्ट एंड साइंस, क्योंकि गोल्डन पीरियड था तो जाहिर बात है आर्ट्स और साइंस जो है वो बहुत ज्यादा फैली हिंदुस्तान के अंदर, और इल्म की तरवीज हुई इस जमाने में, आप ये कह सकते हैं। और ये एक्सपैंड हुई जी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए जब भी नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउथर्न की बात आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए, ये क्या है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो नॉर्दर्न इंडिया का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे ये बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये नॉर्थ के एरिया के अंदर जो है वो फैली है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझें। प्रोमोटेड हिंदू कल्चर। अब एक फर्क जरूर है यहाँ पे, अब आपने देखा इंडो ग्रीक जो किंगडम था वो हो गया, या कुशान जो एम्पायर थी वो हो गई। तो पिछले जो दोनों किंगडम्स थे बेसिकली उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, समझ गए हैं। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में आपसे पूछा जाए कि गुप्ता एम्पायर ने किस रिलीजन को प्रमोट किया, तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म को गुप्ता एम्पायर ने प्रमोट किया। तो क्योंकि ये हिंदू एम्पायर थी, इसका मतलब वापस दोबारा हिंदुओं का जो है वो जमाना हम देख रहे हैं कि उसके अंदर वापस आया। तो हिंदू कल्चर को जो है वो गुप्ता एम्पायर के अंदर प्रमोट किया गया। चंद्रगुप्त वन की अगर हम बात करें तो इसने बुनियाद रखी, इसका मतलब यह है कि वाकई में अगर ये फाउंडर था तो इसके अंदर वो स्किल्स, वो महारतें थी एक लीडरशिप की, कि इस बंदे ने बुनियाद रखी, चंद्रगुप्त ने। तो फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त वन। अच्छा, बिगन गुप्ता रूल, इसने गुप्ता रूल का आगाज किया। इसके अलावा इसने जो शादी की किससे की जी, कुमारा देवी से की। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भाई चंद्रगुप्त वन जो है उसकी बीवी का क्या नाम था, तो क्या था जी, कुमारा देवी जो है, कुमारा देवी। तो कुम्हारा देवी इसकी बीवी का नाम था। इसके अलावा मगधा किंगडम के अंदर ये एक्सपैंड हुई, यानी वही एरिया मगध का जहां से पहले गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी, मौर्यन एम्पायर, तो ये गुप्ता भी वहीं से ही फैली है। इसके अलावा पॉलिटिकल अलायंसेस बढ़ाए गए, ठीक है, दोस्तियां बढ़ाई गई सियासी।
और इंपीरियल टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया गया, बादशाही का टाइटल अडॉप्ट किया गया और इंपीरियल फाउंडेशन जो है वो रखी गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी तो हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट गुप्ता एम्पायर के अंदर जो गोल्डन एज था इंडिया का, उसके अंदर आता है जी समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता जो है इसका भी बहुत बड़ा नाम है और इसके बारे में अक्सर एमसीक्यूज जब अगर आप देखेंगे एक या दो बार जो आया हुआ है तो इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, वो पूछा जाता है, तो वो है जी इनविजिबल किंग। इनविजिबल यानी गायब। इनविजिबल का मतलब यही होता है ना, एक चीज इनविजिबल नहीं है भाई, इनविजिबल नहीं है तो क्या है, मतलब गायब है। तो क्या ये किंग गायब था? ऐसा नहीं है भाई, गायब नहीं था। ये माना जाता है कि ये हिस्ट्री की एक गलती थी। जो अर्ली हिस्टोरियंस थे उन्होंने बेसिकली इसको इनविजिबल किंग जो है, जो इसके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो इनविजिबल किंग पढ़ते रहे, जिसके वजह के तौर पे जो है इसका नाम पड़ गया इनविजिबल किंग। तो बाकी ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अशोक बहुत बड़ा रूलर गुजरा, आपने देखा। उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई वो बहुत सारी जंगें जीता है, लेकिन क्या वो सारी जंगें जीता? ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन समुद्रगुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि ये वाहिद वॉरियर था हिंदुस्तान की हिस्ट्री का जो कभी भी कोई जंग नहीं हारा। यानी इसने सैकड़ों जंगें लड़ी लेकिन किसी जंग में से शिकस्त नहीं हुई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा रूलर था जो कभी भी कोई जंग नहीं हारा, जैसे देखिए हम मुसलमानों की हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि भाई महमूद गजनवी कोई जंग नहीं हारा, ठीक है, तो इस तरह से समुद्रगुप्ता जो है ये कोई जंग भी नहीं हारा, जितनी जंगें भी हुई हैं ये सारी की सारी जंगें जीता है। तो ये ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर था। इंडियन नेपोलियन इसे कहा जाता है, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, ठीक है जी, कि भाई ये जो समुद्रगुप्ता है इसको क्या कहा जाता है, इसका निकनेम क्या है। एक तो इनविजिबल किंग है, ठीक है, अगर वो आए तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। अगर इंडियन नेपोलियन का पूछा जाए तो इंडियन नेपोलियन भी समुद्रगुप्ता को कहा जाता है, ठीक है। गुप्ता एम्पायर को इसने एक्सपैंड किया, इसने बहुत सारे जो है वो किंगडम्स को शिकस्त दी, रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर इसने जोर दिया और ये आर्ट और लर्निंग का जो है वो दिलदादा था, पढ़ा लिखा शख्स था और आर्ट और लर्निंग को इसने प्रमोट किया, आप ये कह सकते हैं। और गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो इसने हिंदुस्तान के अंदर इशू किए, ये भी इसका कमाल है। तो समुद्रगुप्ता एक तो गोल्ड कॉइन्स की वजह से फेमस है, इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन फ्रांस का है वैसे, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी कि भाई इनको इनविजिबल किंग भी माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है गुप्ता एम्पायर का एक और इंपॉर्टेंट रूलर और वो है जी चंद्रगुप्ता सेकंड। यही जो चंद्रगुप्ता सेकंड है इसका दूसरा नाम है विक्रम आदित्य। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि भाई विक्रम आदित्य जो है इसका सेकंड नाम क्या है, या चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसका सेकंड नाम क्या है, विक्रम आदित्य है। और ये भी एक बहुत ही कमाल का जो है वो रूलर गुजरा है हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, हिंदुस्तान के गोल्डन एरा के अंदर। इसको भी बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये सक्सेसर था समुद्रगुप्ता का, यानी समुद्रगुप्ता के बाद जो है ये आया, इसने वेस्टर्न स्टार पास जो है उसको डिफीट किया, यानी जो मगरबी जो इलाके थे उनके अंदर जो इस मौजूद थे सल्तनतें वगैरह, उसको जो है वो इसने फतह किया। इसके अलावा ट्रेड रूट्स इसने एक्सपेंड किए, तिजारत को इन्हें पढ़ाया। पैट्रोन ऑफ लिटरेचर था, बहुत ज्यादा दिलदादा था लिटरेचर का, अदब का, ठीक है। तो अदब का दिलदादा कौन बादशाह था जी आपसे पूछा जाए तो विक्रम आदित्य था। गोल्डन एज जो है वो उसमें इसने अपना हिस्सा डाला और शानदार करके अपना हिस्सा डाला। 9 जेम असम्बल्ड। इसके अलावा ये जो आप सुनते हैं ना नौ रत्न, अब नौ रत्न बेसिकली अकबर के बारे में कहा जाता है कि मुगल बादशाह जो अकबर था उसके दरबार में 9 दरबारी होते थे, ठीक है। वो जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। और वो जो 9 दरबारी थे वो बेसिकली उसकी क्या थे जी, कैबिनेट थे, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट छोटी कैबिनेट खास लोगों को कहा जाता है। तो इसी तरह से इसके भी 9 जेम्स जो है उसने असेंबल्ड किए और इसी तरह से जो है उसका नाम है। इसी तरह से प्रोस्पेरियस इंपीरियल रूलर था, ये बड़ा खुशहाल किस्म का था विक्रम आदित्य। और ये भी कहा जाता है इसके बारे में कि भाई बड़ा जो है वो ज्ञानी और ध्यानी था, बड़ा बांटने वाला था। गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है जी। गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्या थी जी, गुप्ता पीरियड जो था हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्यों गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इसलिए क्योंकि पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी यहाँ पे, ठीक है, अमन और खुशहाली। इसलिए क्योंकि साइंटिफिक अचीवमेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, यानी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का मतलब क्या है कि साइंस का इल्म यहाँ पे जो है वो बड़ा है गुप्ता एम्पायर के अंदर। लिटरेचर जो है वो ग्रेजुअली फ्लोरिश हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर बढ़ा। इसके अलावा आर्ट जो है वो अपनी एक्सीलेंस पे पहुंची, ये जो कुंदाकारी है या आर्ट से जो चीजें बनाना है। ट्रेड एक्सपैंड हुई बहुत ज्यादा इसके दौरान। एजुकेशन जो है वो डेवलप हुई बहुत तेजी के दौरान। कल्चरल जो है वो प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू रही। तो ये सारी चीजें जो कि असल में हम ये कहते हैं खुशहाल मुल्क के अंदर होनी चाहिए, कि वहां पे अमन होना चाहिए, तिजारत होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए,
आर्ट और साइंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उस जमाने में थी, इस वजह से इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर इसने तरक्की की जी इस जमाने के अंदर, ठीक है। अच्छा, अराभत, अराभा जो है इस बंदे ने, ये एक नाम है अराभा, ये आपको सामने अगर एक बंदा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अंदर इस बंदे को जो है वो कमाल हासिल था, बड़ा नाम था इस बंदे का। आपको पता है इंडियन तो एस्ट्रोनॉमी में वैसे भी बहुत मानते हैं, मंगल का दिन है तो नीले कपड़े पहनो, बुध का है तो पीले कपड़े पहनो, जुमेरात का है तो काले कपड़े पहनो, सफेद सदका दो, फलां करो, ये जो है वो उंगली के अंदर पहनो, ठीक है, फिरोजा पहनो, फलां करो। तो ये बहुत ज्यादा इस चीज को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को इंडिया में। और ये माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसका आगाज तो यूनान से हुआ, यानी एस्ट्रोलॉजी जो है उसको फॉलो जो किया जाता था वो यूनान के अंदर, लेकिन यूनान में साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा ज्यादा माना जाता था और यहाँ पे मजहबी एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा माना गया इंडिया के अंदर। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसमें कोई शक नहीं, उस जमाने में भी आगे थे, तो इन्होंने बहुत कुछ इसके ऊपर किया। तो अब भी आप जो है वो इंडियन चैनल्स को देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं वो, कि भाई आज घर से ना निकलना वरना कोई तुम्हें ठोक जाएगा। तो अराभता जो है ये एक बंदे का नाम है जी, ये बंदा, इसने बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमी के अंदर काम किया। इसके अलावा जीरो का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ यहाँ पे। अच्छा, आप देखिए दो राय हैं जीरो के कॉन्सेप्ट के बारे में। जीरो मतलब 100, एक मतलब 10 जो बनता है ना, तो 10। तो जीरो जो है वो ये कहा जाता है कि भाई शून्य जिसको वो बोलते हैं, इसका क्रेडिट जो है कुछ लोग कहते हैं अरबों को जाता है, कुछ ये कहते हैं इंडियंस को जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ज्यादा इसको चेक करते हैं तो आपको आइडिया होता है ये इंडिया से ही स्टार्ट हुआ, जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया से स्टार्ट होकर ये अरब पे गया। क्योंकि अगर ये जीरो ना निकालते तो शायद हम सब लिखते रहते 1 2 3, लेकिन वो जीरो जो वैल्यू लेस है, लेकिन उसने चीजों को कहां पहुंचा दिया। तो कहने में ये छोटी सी बात है कि जीरो, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जीरो। तो ये जीरो जो है वो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया इस साइंटिफिक पीरियड के दौरान, आप ये कह लें। डेसिमल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये भी इनका कमाल है अपने आप में, ठीक है। सोलर इक्लिप्सेस जो है यानी कि सूरज ग्रहण जो है ये इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। मैथमेटिकल इनोवेशन जो है इस जमाने में फ्लोरिश हुई, साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो एक्सपैंड हुई और नॉलेज जो है वो स्प्रेड हुआ इस जमाने के अंदर, ठीक है। तो बहुत कुछ यानी एक्सपैंड किया गया। इसके अलावा लिटरेचर और संस्कृत जो है इस जमाने के अंदर काफी ज्यादा प्रमोट हुई है जी, ठीक है। संस्कृत जो है वो डोमिनेट रही यहाँ पे। संस्कृत एक पुराने जमाने की है ना, यानी पुराने जमाने की के बीसी के जमाने से इनका संस्कृत जो है वो चला आ रहा है। तो आप कहते हैं ना तुम तो बाबा संस्कृत के जमाने के हो, अक्सर आपने सुना होगा पंजाब के गली मोहल्लों में, तुम तो संस्कृत के जमाने के हो। इसका क्या मतलब होता है? भाई तुम बहुत पुराने हो, ठीक है। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है, तो ये जो है संस्कृत रस्मुल खत जो है ये बड़ा फेमस हुआ। कालिदास एक बड़ा फेमस नाम है और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आया हुआ है, ठीक है। तो कालिदास का ताल्लुक किस जमाने से था? गुप्ता गोल्डन एज से था। कालिदास की सबसे मशहूर जो मास्टरपीस राइटिंग थी उसका क्या नाम था? ये भी पास पेपर्स में आया हुआ है, उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला नहीं, शकुंतला, ठीक है। तो ये शकुंतला है, वो वाला नहीं है। तो शकुंतला जो है वो बेसिकली इसने एक स्टोरी लिखी है कि ये जो नाम पड़ा भारत का, ठीक है, आज हम कहते हैं ना इंडिया है तो ये भारत है, तो ये भारत नाम कैसे पड़ा? तो ये जो कालिदास है ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का, महान किस्म का जो है राइटर था, ठीक है। और इसने जो है कालिदास ने एक स्टोरी लिखी शकुंतला की। शकुंतला एक लड़की थी, जंगल में रहती थी, गरीब थी, और शहजादा जो है वो जंगल में गया और वो हिरन का शिकार करने गया। तो शकुंतला जो है उसने यानी इसने हिरन को मारा और शकुंतला को बड़ा दर्द हुआ उस हिरन को तड़पते देख के। उसने उसको कहा कि भाई तुमने क्यों मारा? तो शहजादे की नजर शकुंतला पे पड़ी, तो शकुंतला के प्यार में वो दीवाना हो गया कि हाय इतनी खूबसूरत नारी यहाँ पे, ठीक है। ये माना जाता है कि वो शकुंतला, वो जो हिरन थी बेसिकली वो शकुंतला थी, यानी हिरन को जैसे ही जख्म लगी तो वो शकुंतला बन गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई इनका प्यार परवान चढ़ा। फिर राजा कुछ दिन बाहर रहा, फिर उसने निशानी के तौर पे एक अंगूठी दी इसको कि भाई तुम मेरी सल्तनत में आना तो मैं फिर तुम्हें जो है वहां पे रानी बनाऊंगा। तो वो अंगूठी फिर जो है क्या हुआ जी कि ये बेसिकली दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रही थी, तो वो मछली अंगूठी खा गई, मछली के पेट में चली गई अंगूठी, और उसके बाद जो है बस वो भूल भुला गए सब कुछ। हालांकि शकुंतला जो है उसके पेट में बच्चा था उस राजे का, समझ गए हैं। लेकिन फिर जो है इसी तरह से करते करते वो एक मछली पकड़ी गई, वो मछुआरे ने जो है वो बेसिकली जाके बादशाह को तोहफे के तौर पे दी। जब उसको काटा गया तो उसके अंदर से वो निकली और उसको याद आया, ओए ये तो मैंने शकुंतला को दी थी। उसको याद आया कि मेरी एक अदद बीवी भी है, ठीक है। तो फिर उसने उसको बुलवाया और उसके बाद जो है फिर उसका बच्चा पैदा हुआ, और वो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम भरत रखा गया,
राजा भरत, ठीक है। तो ये जो राजा भरत है ये बाद में फिर भरत से भारत बन गया और इंडिया का एक नाम भारत भी है। तो ये कालिदास साहब के दिमाग की कल्पना है, अब सच है या झूठ है ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। पोइट्री जो है वो बहुत ज्यादा इस जमाने में फैली, ड्रामा जो है उसने एक्सीलेंस अचीव की इस जमाने में, और ये ड्रामा निगार भी था कालिदास जो है। क्लासिकल लिटरेचर जो है इस जमाने में डेवलप हुआ, स्कॉलर्स जो है उनको रिकग्निशन मिली, उनको इज्जत एहतराम मिला इस जमाने के अंदर, और कल्चरल हेरिटेज जो है, ठीक है, यानी कि कल्चरल विरसा जो है वो प्रमोट हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसी जमाने में इसकी बुनियाद रखी गई है। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो ये आज के जमाने में भी ये मौजूद है, ठीक है। आज तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक और यूनिवर्सिटी को नाम उन्होंने दिया हुआ है इसी पुराने नाम के ऊपर, लेकिन बिल्डिंग इसकी मौजूद है उस जमाने की, पुराने जमाने की। तो ये जो बिल्डिंग है ये नालंदा यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। ये रूइंस ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी है बेसिकली। तो उस जमाने में उन्होंने गोल्डन एज में इसकी बुनियाद रखी। फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। और कहाँ वाक़ है जी? बिहार के अंदर वाक़ है। तो अगर आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एंशिएंट वो कहाँ वाक़ थी, तो बिहार में वाक़ थी। इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर था यहाँ पे, जैसे टेक्सला के अंदर था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे, अक्रॉस द रीजन यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है यहाँ पे फ्लोरिश हुई, और लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे मौजूद थी उस जमाने में। अब आज के जमाने में लाइब्रेरी कह देना एक आसान काम है, लेकिन उस जमाने में लाइब्रेरी का मतलब क्या था? खजाना। किन लोगों के लिए? आप जैसे लोगों के लिए जो पढ़ने लिखने का शौक रखते थे। जाहिर बात है उन्हें जमाने में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए लाइब्रेरी मिल जाती थी, भाई अच्छी बात है। तो स्कॉलर्स जो है वो यहाँ पे पूरी दुनिया से आया करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। डेक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर जी की, गुप्ता एम्पायर कैसे चली गई? हुना जो है इनकी इन्वेजन जो है वो जब इंक्रीज हो गई, हुना या इनको हुन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली आप ये कह लें कि चाइनीज जो है वो सिविलाइजेशन थी हुना की या हुन्स की, जो सेंट्रल एशिया में बसते थे और कुछ चाइनीज कल्चर शेयर करते थे। तो सेंट्रल एशिया से ये बार बार हमले करते और इनके हमलों से गुप्ता एम्पायर जो है वो कमजोर हो गई, ठीक है। इस तरह से ही कमजोर हो गई। तो वीक रूलर्स जो है वो आए, इस वजह से इकोनॉमी नीचे चली गई। यानी वो सेम कॉजेज जो कि आप किसी भी डिक्लाइन के अंदर देखेंगे वही है, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिटी कम हो गई, रीजनल किंगडम्स जो है वो सामने आना स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे रियासतें, सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स हो गई, एम्पायर जो है वो फाइनली एंडेड हो गई। फिर गुप्ता अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि गुप्ता ने जो अचीवमेंट्स की हैं वो कौन कौन सी थी गुप्ता एम्पायर के अंदर, सबसे पहली अचीवमेंट और सबसे शानदार अचीवमेंट जो थी वो क्या थी जिनकी जी शानदार अचीवमेंट, वो थी गोल्डन एज उन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। एक बहुत ही सुनहरा जमाना जो है हिंदुस्तान का इनके जमाने में रहा। दूसरा, साइंस और लिटरेचर ने बहुत ज्यादा तरक्की की। तीसरा, लिटरेचर वाइडली जो है वो फ्लोरिश हुआ। आर्ट जो है वो अपनी परफेक्शन पे पहुंची। मैथमेटिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई नॉलेज की शक्ल में, और खास करके जीरो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। एजुकेशन जो है वो एक्सपेंड हुई बहुत तेजी के साथ। इंडियन कल्चर जो है वो मजबूत हुआ, ठीक है। तो ये किस जमाने में हुआ? बेसिकली ये गुप्ता की अचीवमेंट है, ये गुप्ता एम्पायर के जमाने में। उसके बाद हमारे पास आता है जी हर्षवर्धा, एक नया रूलर हमारे पास आता है नई एम्पायर का, हुन्स एम्पायर का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये हर्षवर्धा, अब एक साइड पे हुन्स एम्पायर चल रही है, दूसरी साइड पे नॉर्दर्न इंडिया के कुछ एम्पायर जो हैं उन्होंने अपनी ताकत जो है वो हासिल की है। तो उन्हीं में से एक बंदा जो है वो हर्षवर्धा था, और ये भी बहुत ही फेमस था, और इसका हुकूमत 606 से 647 तक रहा, ठीक है। इसने नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर रूल किया। इसने जो है जी पशुपति डायनेस्टी जो है इसकी बुनियाद रखी बेसिकली, ठीक है। और इसका जो कैपिटल था वो कनौज के अंदर था। आज के जमाने में तो कनौज फेमस नहीं है, लेकिन तब बहुत ज्यादा हिस्ट्री के अंदर कनौज फेमस हुआ करता था। और इसने क्या किया जी, बुद्धिज्म को और हिंदुइज्म को प्रमोट किया। एजुकेशन का बड़ा दिलदादा था। इसके अलावा इसी के जमाने के टाइम पे साइजोंग जो है उसने, जो चाइना का एक सयाह था, उसने यहाँ पे विजिट भी किया, और उसने इसकी मेमोरीज जो है वो अपनी बुक के अंदर लिखी हैं। और ये लास्ट हिंदू रूलर था। तो इसमें से सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, जो सबसे फेमस है कि ज़ोंग जोंग जो है, शोंग जोंग, आप इसको बेसिकली पढ़ेंगे शोंग जोंग। तो ये जो शोंग जोंग है ये किसके जमाने में यहाँ पे आया? तो आपको पता हो कि ये हर्षवर्धा के जमाने में यहाँ पे आया, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आता है। चाइनीज सयाह क्योंकि फेमस था, जैसे इब्ने बतूता फेमस था। अच्छा, इसके अलावा लास्ट हिंदू रूलर कौन था जी बड़े किंगडम का? वो कौन था जी? हर्षवर्धा था। समझ गए? इसके अलावा तो हिंदू शाही डायनेस्टी भी रही है, लेकिन वो अलग रही है लाहौर के इलाकों में, पेशावर के इलाकों में, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कैपिटल था हर्षवर्धा का वो कहां पे था? वो कनौज के अंदर था, ठीक है।
अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा धानी था। धानी मतलब कि चीजें बांटता था, यहां तक कि इसे कहा जाता है हर 5 साल के बाद एक असेंबली बुलाता है ये वहां पे 60-70 लोगों की, और उस असेंबली के अंदर जो है वो गरीब लोग होते, यतीम लोग होते, बेवा होते, मजबूर होते, तो इसकी जितनी भी वेल्थ थी ये सारी वेल्थ जो है वो उन्हें डोनेट कर दिया करता हर 5 साल के बाद। समझ गए हैं? तो यानी ये वाहिद किंग था जिसने अपनी दौलत हमेशा डोनेट की, अपने पास नहीं रखी। ऐसी मिसाल ना मुसलमानों में मिलती है ना जो है वो इंडियंस के अंदर मिलती है, ये इसके बारे में कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है इसके बारे में कि भाई ये जो है इसने 4 हिस्से किए हुए थे जो टैक्स कलेक्ट करता था, तो 3 हिस्से तो ये बाकी मामलात पे लगाता, लेकिन एक हिस्सा प्योरली ये गरीबों मस्कीनों को जो है बांट दिया करता था हर्षवर्धन। तो ये बहुत ही अच्छा किंग यानी कि गुजरा है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो शॉनजोंग है इसका दूसरा नाम जो है जी ह्योन जैंग है, ठीक है। तो अगर आपसे ये ह्योंग जैंग का पूछा जाए तो तब भी आप जो है पता, यानी एक ही बंदा था जो चाइनीज से यहाँ पे आया था, ये उसका नाम है ह्योंग जैंग या शॉन्ग जैंग। तो ये बंदा यहाँ पे आया, ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म तो चाइना पहुंच चुका था शोक के जमाने में, तो ये यहाँ पे आया। ये देखिए इसका एक बड़ा मुजस्समा लगा हुआ है, और इसको ये इसलिए भी हासिल है कि इसने इंडिया में अच्छा खासा टाइम गुजारा है, तो इंडियंस इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये क्योंकि बुद्धिज्म भी फॉलो करता था तो इसलिए भी इसकी जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है। इसने विजिट किया जी 629 सीई के अंदर, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। ह्योन जैंग की ये पूछी जाती है या इसका नाम पूछा जाता है। ये हर्षा जो रीजन है, हर्षवर्धन भी जो हम पढ़ चुके हैं उसके जमाने में रहा, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आप ये कह लें कि तालीम हासिल की है, ठीक है। इसके अलावा इसने इंडियन सोसाइटी को रिकॉर्ड किया, एक सियाह था तो इसने यहाँ पे क्या किया जी, अपनी जो है बहुत सारी जो है वो चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि इंडियन सोसाइटी कैसी, इंडियन किंग्स कैसे, तो बहुत ज्यादा जो हर्षवर्धन के बारे में या गोल्डन एज के बारे में जो पता चलता है वो इस बंदे की राइटिंग से भी पता चलता है। अच्छा, इसके जो रिकॉर्ड्स हैं जो उसने लिखा हुआ उसको क्या कहा जाता है जी, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। तो ये इसका नाम है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे से माना जाता है। प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हिस्ट्री के अंदर, याद रखिएगा, क्योंकि जब रिसर्च आप करते हैं ना, ठीक है, तो रिसर्च के अंदर आप ये देखते हैं कि भाई प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब जो चीज खुद वहां पे मौजूद होती है उस टाइम के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी का मतलब अब मैं सेकेंडरी हूं, आपको बता रहा हूं ये सारी बातें, ठीक है। तो उन सोर्सेज से जो सोर्सेज निकलते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। साउथ इंडियन किंगडम्स इसके अलावा आए, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको अंदाजा हो जाए कभी कभार अगर क्वेश्चन एक आध पूछा जाए, तो चोलाज एम्पायर जो है साउथ इंडिया के अंदर बनी, ठीक है जी। चेराज जो है ये केरला के अंदर एक एम्पायर बनी, पांडेज जो है ये एम्पायर बनी, ये वो नाम है जो आपने छोला के ऊपर भी एक मूवी उन्होंने बनाई भी है इंडिया ने, तो ये अक्सर जिक्र करते रहते हैं तो आपको एटलीस्ट पता हो। लेकिन ये कहां पे है, ये साउथ इंडिया के अंदर है। साउथ इंडिया का मतलब क्या है, ये है नॉर्थ इंडिया, यानी हम जहां पे रहते हैं, पाकिस्तान है जहां पे इंडिया हमारी तरह के लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया है या नॉर्दर्न इंडिया है। और साउथर्न इंडिया कौन है, तमिल लोग जो हैं, जिनको मैंने कहा था कि भाई वो बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, ठीक है, और साउथ सिनेमा वाले लोग जो हैं, तो ये बेसिकली जो है पांडेस के इलाके में है। पावरफुल मैरीटाइम किंगडम यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए क्योंकि समंदर के साथ इनके रीजन्स थे। इसके अलावा ओवरसीज ट्रेड को इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। टेम्पल जो है कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब साउथ इंडिया का जो आर्ट है वो टोटली डिफरेंट है नॉर्दर्न इंडिया से, याद रखिएगा। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर अगर आप मंदिर देखेंगे तो वो कुछ और तरह से बनते हैं, लेकिन साउथर्न इंडिया के अंदर जो मंदिर हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के बने हुए होते हैं, तो ये उन्होंने अपना एक कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा संगम लिटरेचर जो है यहाँ पे फ्लोरिश हुआ साउथ इंडिया के अंदर। और एट दी एंड लास्ट हमारा टॉपिक है जी अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है, कि अरबों ने उसके बाद जो है सिंध को फतह किया। अभी तक देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हम हिंदुओं का हिंदुस्तान जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी अभी तक की जितनी हिस्ट्री हमने टाइमलाइन देखी है वो हिंदुओं के हिंदुस्तान की है, जो कि आके खत्म हो जाती है अराइवल ऑफ मुस्लिम्स पे या अराइवल्स ऑफ अरब पे, कि जब अरब यहां पे आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर खास करके हम ये कहते हैं 711 के अंदर जब मोहम्मद बिन कासिम आया। हालांकि अरब ने तो पहले यहां पे आना स्टार्ट कर दिया था अरबों ने, क्योंकि यहां पे ट्रेड स्टार्ट हो गई थी, तो वो तिजारत की गर्ज से यहां पे आया करते थे। मालाबार के साहिल के ऊपर आपने ये सुना होगा, बचपन से ये कहानी पढ़ी होगी। तो इस मैप के अंदर देखिए, तो ये बेसिकली जो है उस जमाने में अगर हम अरब
के हालात से पहले हिंदुस्तान देखते हैं तो हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, कोई एक यूनिफाइड रियासत नहीं बनी गुप्ता एम्पायर के बाद। सबसे पहली बात आपको ये पता हो, जो आज का पाकिस्तान है इसको सिंधु कहा जाता था। दूसरी बात आपको ये पता हो, तीसरा आपको ये पता होगा ये जो सिंधु है बेसिकली यहाँ पे चच की हुकूमत थी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है वो बर्मन डायनेस्टी मौजूद थी उस जमाने में, और इसका जो राजा था, आखिरी राजा, वो था जी राजा दाहिर। तो ये जो राजा दाहिर है इसको हीरो मानते हैं सिंध वाले आज भी, ठीक है। तो राजा दाहिर आज आखिरी राजा था और मोहम्मद बिन कासिम ने आके राजा दाहिर को शिकस्त दी, और उसके बाद यहाँ पे जो हिंदू कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया और मुसलमानों के हिंदुस्तान का जमाना शुरू हो गया। तो ये एक नई बिगिनिंग थी हिंदुस्तान की तारीख के अंदर। तो जो हमारा मोस्टली जो सिलेबस डिस्कस किया जाता है सीएसएस पीएमएस के अंदर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो सीएसएस पीएमएस का जो सिलेबस है वो बेसिकली किसको डिस्कस कर रहा होता है जी, वो कहता है आपको 711 से बाद की हिस्ट्री जो है ऑनवर्ड आपको पता हो, ठीक है। 711 के बाद की हिस्ट्री को दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसके बाद फिर मुगल एम्पायर आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर जो है उसका डिक्लाइन होगा। तो 711 के अंदर जो है यहाँ पे इसका आगाज हुआ अरब कन्क्वेस्ट का, और मोहम्मद बिन कासिम जो है, इससे पहले दो लोग आ चुके थे और राजा दाहिर की फौज से शिकस्त खा चुके थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जिसका हम बचपन से पढ़ते हैं, 17 साल नौजवान जो है वो जो है हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी का शोहर, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ पे आया, उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी, उसने दीबल जो है इसको पहले फतह किया, ठीक है, कराची का जो साहिल है पोर्ट कासिम के एरिया, और यहाँ पे जो है वो सिंध उमैयाद का प्रोविंस एक बन गया। यानी क्योंकि उस टाइम पे अरब के अंदर अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए तो ये कैलिफेट है यहाँ पे, यानी खिलाफत का दौर है ना, और कौन सी खिलाफत का दौर है, बनु उमैया की। तो बनु उमैया जो है यहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थी, और बनु उमैया का एक गवर्नर था, उस गवर्नर का क्या नाम था, हज्जाज बिन यूसुफ। और ये गवर्नर कहाँ पे था, ये था बगदाद के अंदर, ठीक है। तो ये जो हज्जाज बिन यूसुफ है, अब वहां से जिन लोगों को भी सजा दी जाती उमैया डायनेस्टी की तरफ से, वो वहां से भागते और सीधे आके जो है यहाँ पे सिंध के अंदर पनाह लेते, या मकरान के एरियाज में बलूचिस्तान में आके पनाह लेते, ठीक है। तो इस वजह से वो बार बार ये कहते कि भाई हमारे कैदी आपकी तरफ भाग के जाते हैं, उन्हें वापस करो, लेकिन ये वापस नहीं करते थे, उन्हें पनाह दिया करते थे। तो उन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि भाई अब हमने जो है इनसे जाके बदला लेना है, ये हमारे कैदियों को यहाँ पे छुपा लेते हैं अपने पास। तो उसी हज्जाज बिन यूसुफ का जो भतीजा था, ठीक है, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम, वो जो है वो आया उमैयाद के जमाने में, और उसने आके यहाँ पे राजा दाहिर को शिकस्त दी, ठीक है, और यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत का आगाज हुआ। लेकिन अब आप जरा समझिएगा, ये वो हुकूमत नहीं है जो आप समझे कि बड़े पैमाने के ऊपर हुकूमत। हम कहते जरूर हैं कि मुल्तान तक के इलाके पे हुकूमत बनी है, ठीक है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम 150 साल के लिए एक हुकूमत बनी, और वो भी ये कहा जाता है एक छोटी सी बस्ती यानी छोटे से एरिया के अंदर बनी, और वो भी जो है आप ये कह लें कि छोटा सा जो एरिया था वो भी जमाने के साथ खत्म हो गया। असल जो इन्वेजन्स थी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी गौरी के जमाने से, महमूद गजनवी या महमूद गौरी के जमाने से असल इन्वेजन स्टार्ट हुई, लेकिन ये एक आगाज हो गया। तो सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है क्योंकि इस्लाम का आगाज वहां से हुआ, वहां से एंट्री हुई इस्लाम की हिंदुस्तान के अंदर, एक रूलर के तौर पे, ट्रेडर्स के तौर पे तो आते थे, लेकिन रूलर्स के तौर पे जो है मुसलमानों के दौर का यहाँ पे आगाज हुआ, चाहे छोटे एरिया के अंदर हुआ, और मंसूरा की बस्ती के अंदर आप ये कह लें ये मुकीम रहे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है जी वो एक यंग उमैयाद जनरल था, यानी एक बड़ा ही 17 साल का, जाहिर बात है हमें बताया जाता है, और उसने सिंध को सक्सेसफुली इन्वेड किया। राजा दाहिर जो एक बड़ा हीरो था सिंध का, ठीक है, और जिसके बारे में कहा जाता है उसने अपनी जो बहन है, ठीक है, रानी लक्ष्मी भाई जो है उससे, रानी लक्ष्मी भाई से शादी की थी, क्योंकि जब राजा दाहिर जो है उसका बाप मरने लगा था तो उसने चच इसके नाम का नाम था, यानी राजा दाहिर के जो बाप है इसका नाम क्या था जी, चच। चच नामा एक किताब भी मौजूद है, तो चच जो है नाम था। अब जाहिर बात है चच खुद उसकी हुकूमत ये नहीं थी, चच जो है जो असल हुकूमत थी वो हुकूमत किसकी थी, वो सिहाई डायनेस्टी की थी, सिहाई, सिहाई डायनेस्टी। तो ये जो सिहाई डायनेस्टी थी, इसका जो बादशाह था राजा सिहाई, उसकी जो रानी थी, यानी इस राजा की जो रानी थी उसका अफेयर था चच के साथ। चच था उनका मुंशी, समझ रहे हैं ना, असिस्टेंट या वज़ीर आज़म आप कह लें। तो ये वज़ीर आज़म था चच उनका, और ये इंतहाई अक्लमंद बंदा माना जाता है कि चच जैसा अक्लमंद बंदा उस जमाने में कोई नहीं था। उस जमाने का मतलब ये उस टाइम पीरियड के दौरान। तो इसका अफेयर था रानी के साथ। तो रानी ने क्या किया जी, माना जाता है कि सिहाई को जहर दे के मार दिया, और बाहर लोगों को अनाउंस नहीं किया कि भाई सिहाई मर गया। और उसने क्या किया जी, उसने चच के साथ शादी कर ली, इस तरह चच नया बादशाह बन गया। और फिर चच को जो है वो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे जो है को बताया, ठीक है।
तो एक बेटा इसका राजा दाहिर था, एक था धरसिया। धरसिया जो है वो बड़ा बेटा था और राजा दाहिर छोटा बेटा था। तो उनको बताया कि भाई जो है ना, ये जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, ये जो मेरी बेटी है लक्ष्मीबाई, मुझे पंडित ने बताया था कि अगर इसकी शादी घर से बाहर हो गई तो ये सारी सल्तनत टूट जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इसको शादी नहीं करनी दी और राजा दाहिर ने जो है फिर जबरदस्ती जो है वो शादी कर ली, आप ये कह लें, अपनी बहन से, और फिर बाद में इसने खुदकुशी कर ली थी रानी लक्ष्मी ने, ये कहा जाता है। तो फिर इसको आगे फतह किया गया मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से। मुल्तान को जो है वो कैप्चर किया गया जी, और इसके अलावा जो है प्रमोट किया गया रिलीजियस टॉलरेंस को। और यहाँ पे उसके बाद फिर आपको पता है हमारे हीरोज के साथ क्या होता है, क्योंकि वो हमारे आम लोगों की नजरों में हीरोज होते हैं। अदरवाइज अगर पॉलिटिकली उन्हें देखें तो वो कनकरर्स होते हैं, वो जालिम लोग होते हैं, ठीक है। और बादशाह के साथ नहीं बनती तो पीछे जो है फिर उसको भी पकड़ के लेके जाया गया, और उस बेचारे के साथ क्या हाल हुआ, क्योंकि राजा ताहिर की बेटियों ने ये इल्जाम लगाया था कि भाई जो है पमला देवी ने खास करके इल्जाम लगाया था कि इसने हमारे साथ रेप किया। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो ले जाया गया और वहां पे उसको एक कैदखाने के अंदर बंद कर दिया और वहां पे वो मर गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जहां पे जो है वो एंड हो रहा है हिंदुओं के हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। अब इसके बाद हिस्ट्री के अंदर हम कोई ऐसा जमाना नहीं देखेंगे जिसमें हिंदुओं को दोबारा से इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी शोहरत मिली हो। आज के जमाने में अगर आप देखते हैं ना, तो ये जो मोदी सरकार है जो बात करता है हिंदुवता की, ये इसी फिलॉसफी की बात करता है, हिंदुवता की फिलॉसफी की, कि जिस जमाने में हिंदुस्तान एक ग्रेट एम्पायर था, यह गुप्ता एम्पायर जो है एक बहुत शानदार एम्पायर थी। तो मोदी साहब भी खुद को गुप्ता एम्पायर के एक जो है वो बादशाह समझते हैं और उसी तरह से वो चीजों को सिंबलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। जिस तरह से उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर यही पुराने जो एंशिएंट इंडिया के जमाने के बड़े बड़े रूलर्स रहे हैं उनको डिपिक्ट किया गया, उनको पोर्ट्रे किया गया, खुद को अपने साथ रखा गया, उनकी तलवारें पकड़ पकड़ के पिक्चर्स खिंचवाई गई। तो ये एक मैसेज है कि भाई हमारा जवाल हुआ किसी जमाने में, जब से मुसलमान आए तो ये मुसलमानों ने हमारा जवाल किया, तो इनको यहां से भगाया जाए ताकि जो है हम दोबारा से इज्जत हासिल कर सके, मकाम हासिल कर सके, मर्तबा हासिल कर सके और फिर से हिंदुओं का गोल्डन पीरियड आए, ठीक है। ये और अमित शाह, ये दो बंदे जो है, तो बेसिकली यहां पे जो है हमारा ये एरिया कवर हो रहा है। कॉजेज ऑफ अरब सक्सेस क्या है जी, वो कामयाब क्यों हुए? उमैया की एक स्ट्रॉन्ग जो है वो आर्मी थी, इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, इंटरनल पॉलिटिकल डिवीजन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, वीक रेजिस्टेंस थी। इसके अलावा बेटर टेक्नोलॉजी जो थी, खास करके एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि भाई उनके पास क्या था जी, कि उनके पास जो है इस तरह से एक तोप थी और उसके ऊपर बड़े से पत्थर फेंकते और बड़े बड़े पत्थरों जो है और वो दीवारें तोड़ देती, ठीक है, मंजनीक जिसको कहा जाता था। तो ये जो मंजनीक है ये पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल की गई सिंध के अंदर। तो सिंध वालों ने या राजा दाहिर ने मंजनीक नहीं देखी हुई थी कि भाई इतनी को मशीन हो कि जो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के किलों के ऊपर फेंके उनकी दीवारें तोड़े। तो वो हार गई इस वजह से, ठीक है। और इस तरह से मुसलमानों का यहाँ पे दौरे हुकूमत का आगाज हो गया। एंशिएंट इंडिया को अगर एक नजर में रिवाइज करें तो हमने दो पार्ट्स के अंदर इसको डिस्कस किया जी, और आप ये उम्मीद रख लें कि 20 से 25 एमसीक्यूज आपके हमने कवर किए हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, नॉलेज जो कवर किया वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का आगाज हमने देखा कि कब हुआ जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इसका आगाज बीसी के अंदर हुआ, 3300 बीसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो इसका हाई पीक का जमाना था वो था तकरीबन 2400 बीसी का। उसके बाद हमने देखा 1600 बीसी के अंदर जो है ये आके एंड हो गई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 1500 बीसी के अंदर जो है वो आर्यंस आए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वैदिक पीरियड यहाँ पे आया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मुख्तलिफ मजाहब आए, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया। फिर हमने देखा यहाँ पे जो है वो मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश हुई। फिर उसके बाद हमने देखा गुप्ता एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश हुई। फिर यहाँ पे जो है वो इंडो ग्रीक एम्पायर आई। उसके बाद कुशान्स या गुदारा एम्पायर आई। फिर हुन्स यहाँ पे आए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मुसलमान आ गए। तो ये सारे का सारा हमारे पास टाइमलाइन रही है 711 तक की, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो हिस्ट्री का और पाकिस्तान स्टडीज का ये पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है एंशिएंट इंडिया के अंदर। अब इस पे आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो कर सकते हैं।